हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी कौन सी है, माइक्रो। अब दोनों में अंतर क्या है? हिंदी में अगर इसे कहा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स तो समष्टि अर्थशास्त्र होता है और माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। खैर हिंदी के सब थोड़े समझने मुश्किल हो जाते हैं, मैक्रो माइक्रो समझ लो काफ़ी आसान रहेगा। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो वो बहुत छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है पहले उससे समझते हैं, उसके बाद आपको मैक्रो का भी समझना है। पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होती है ये सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं, जानते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होता है? हाँ? मतलब किसी भी बिजनेस में घाटा होता है तो वो अर्थशास्त्र है। हाँ, अच्छा, अर्थव्यवस्था एक और चीज होती है इकोनॉमी। ये अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ इन सारे शब्दों। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी देश में, किसी भी इलाके में, देश ही नहीं इलाका, किसी भी इलाके में लोग कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे बचाते हैं, कितना बचाते हैं, कैसे निवेश करते हैं, कितना निवेश करते हैं, ये सारी बात जो होती है वो कहलाई जाती है इकोनॉमी। अब आपने सुना होगा जैसे अमेरिका की इकोनॉमी अलग है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था अलग है, वहाँ लोग ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था उसके मुकाबले छोटी है, यहाँ लोग कम कमाते हैं, कम खर्च करते हैं। और कुछ देशों की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। अर्थव्यवस्था को नापने के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे दूसरी क्लास में। यहाँ पे बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर देश की जीडीपी अलग अलग होती है। ये अर्थव्यवस्था को नापने का एक पैरामीटर होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इससे किसी भी देश की जीडीपी नापी जाती है। ये चाहो तो ये चीजें आप लिख सकते हो जीडीपी क्या होती है। हालांकि इस पर एक डिटेल से एक क्लास रहेगी कल या उसके बाद किसी। अभी सिर्फ आपको बताने के लिए कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है इसलिए मैं आपको जीडीपी बता रहा हूँ। तो अलग अलग देशों की जीडीपी जो होती है अर्थव्यवस्था जीडीपी से में नापी जाती है और ये जो नापी जाती है डॉलर्स में नापी जाती है। ये सिंबल देखते हो, ये किस चीज का सिंबल है? अमेरिकन डॉलर। आप जानते हैं $1 कितने रुपए का हो गया? 8 रुपए। 1960 के आसपास रहा होगा 8 रुपए का। आपको काफी पुरानी बातें याद है। थोड़ा भी अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हो, टीवी वगैरह देखते हो तो शायद आपको आइडिया रहे आज के टाइम में $1 लगभग 80 रुपए के करीब का चल रहा है। यानी $1 अगर आप एक्सचेंज करोगे तो 80 रुपए उसमें आ जाएंगे। और कुछ समय पहले ये था 75 रुपए के करीब का, लगातार गिरता ही गया। क्यों गिरता है डॉलर? सॉरी रुपया क्यों गिर रहा है? डॉलर गिर रहा है। कौन डिसाइड करता है कि $1 80 रुपए का रहेगा? और जो डिसाइड करता है कि $1 80 रुपए का रहेगा उसे ऐसे क्यों नहीं कर देते कि पैसे खिला दो और उससे कह दो $1 1 रुपए का कर दो? ऐसे नहीं हो सकता। ये सारी बातें कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी मुद्रा कैसे उसका मूल्य डिसाइड होता है, नोट कैसे छपते हैं, ठीक है। और ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि बहुत सारे नोट छापें और सभी लोगों को अमीर बनाएं। आप जानते हैं 2000 रुपए का नोट छापने में कितने रुपए का खर्चा आता है? मुश्किल से 3 या 4 रुपए। एक 2000 का नोट छापने में
तो 2000 रुपये में इतने सारे नोट छप जाएंगे लाखों रुपए के। तो हम इतने नोट छाप कर सबको बांट क्यों नहीं देते? अच्छा, बैंक कैसे काम करते हैं? आपने कभी सोचा है कि आप बैंक में पैसे जमा करते हो, वो आपको ब्याज भी देता है, आपका पैसा भी सेफ रखता है। जब मैं छोटा था तो अपने घर वालों से पूछा था बैंक में क्यों रखते हैं पैसा, उन्होंने कहा सेफ रहते हैं पैसे, घर पे कोई लूट के ले जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये हमारे पैसे भी सेफ रख रहा है, फिर हमें ब्याज भी दे रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा? बैंक कैसे काम करते हैं, सरकार बजट कैसे बनाती है, नोट कैसे छापे जाते हैं, इसके अलावा किसी चीज के रेट कैसे डिसाइड होते हैं, ये सारी चीज जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाया जाता है एक सब्जेक्ट जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। किसी देश में लोग कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये सिस्टम होता है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। और जब अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है, उसे बोला जाता है अर्थशास्त्र। अब समझ में आया कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी किसी एक इलाके में फैला हुआ सिस्टम है कि वहां पे लोग कैसे खर्च करते हैं, कैसे करते हैं। अब दूसरी बात, इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं, माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों में क्या अंतर है? अभी तक मैंने जितनी बात बताई, सरकार बजट कैसे बनाती है, किसी देश की जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, नोट कैसे छापे जाते हैं, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? किसी भी एक इंसान, किसी भी एक प्रोड्यूसर, उत्पादक या किसी एक फर्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि एक इंसान कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना बचाता है, या एक प्रोड्यूसर कितने रुपए का कच्चा माल खरीदता है, कितने रुपए की लागत उसकी आती है, कितने में बिकता है, कितना प्रॉफिट बचता है, किसी एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक यूनिट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्यों एक यूनिट? एक यूनिट एक प्रोड्यूसर हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंज्यूमर हो सकता है, उपभोक्ता। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6 इन सबके ग्रुप के बारे में स्टडी करने लग जाए, जैसे एक शहर में 1000 कस्टमर है, वो क्या खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, कितना वो कमाते हैं, कितना बचाते हैं, ये स्टडी करें तो वो बन जाएगा मैक्रो। तो जब हम एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी पैसे से रिलेटेड बातों के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और जब हम एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, हम एक ग्रुप में कुछ भी आ सकता है, एक गांव के बारे में पढ़ते हैं, एक शहर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक स्टेट के बारे में या एक देश के बारे में पढ़ रहे हैं कि पूरे देश में कितनी इनकम होती है, पूरे देश में कितना खर्चा होता है, तो वो क्या होता है मैक्रो। आए बात समझ में? चलो यहाँ पर वैसे ये दोनों चीजें भी लिख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, लिख लो। तो इकोनॉमी क्या होती है, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना कि किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में व्याप का मतलब समझते हो, फैली हुई व्याप व्यवस्था कि वहां के लोग कितना कमाते हैं, किस प्रकार कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, किस प्रकार खर्च करते हैं आदि।
अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखना पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यक्तिगत उपभोक्ता या उत्पादक के उपभोग, उत्पादन, निवेश, व्यय आदि से संबंधित अध्ययन, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? उपभोक्ता या उत्पादकों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखना उपभोक्ता या उत्पादकों के समूह के बारे में अध्ययन, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपकी जो चीज़ें आती हैं एग्जाम में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसी कोई खास चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं है। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं। सुना है कभी वर्ल्ड बैंक के बारे में? किसी का खाता है वर्ल्ड बैंक में? वैसे वहाँ पे ऐसे खाते नहीं खुलवाए जाते। अच्छा, आरबीआई के बारे में सुना है? उसमें है खाता, वो तो इंडिया का ही है, उसमें भी नहीं है, बड़े गरीब हो। खैर, आरबीआई में भी कोई इंसान अकाउंट नहीं खुलवा सकता, यानी कि आप हो, मैं हूँ, बल्कि मुकेश अंबानी हो, वो भी अकाउंट नहीं खुलवा सकता आरबीआई में। तो बैंक कैसे काम करते हैं और इसके अलावा एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होते हैं, ये $1.80 का, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, ये बातें आपकी और ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपकी जो कुछ क्लासेस होंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी जीडीपी, इसके बारे में थोड़ा बताया था। तो मैं बताना चाह रहा था कि दुनिया भर के देशों की जीडीपी से पता चलता है कोई देश अमीर है या कोई गरीब है। जिस देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा, वो सबसे अमीर देश। जीडीपी हम निकालते किसमें? डॉलर में, क्योंकि डॉलर जो होता है उससे ही सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है कि डॉलर से ही क्यों कैलकुलेट की जाती है, रुपये से क्यों नहीं हो सकती? आप जानते हैं एक देश दूसरे देश को जब कोई चीज़ खरीदता या बेचता है तो पेमेंट डॉलर में ही होती है। अगर हम सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदेंगे तो वो हमसे डॉलर मांगेगा, रुपीस नहीं मांगेगा। और अगर हम किसी को कोई टेक्सटाइल का सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो भी हमें बदले में डॉलर चाहिए होते हैं, हम रुपीस नहीं लेते। तो डॉलर ही क्यों इतना फेमस है? क्या इसलिए कि सबसे महंगा है? पहले तो आपको अगर ऐसा लगता हो तो बता दूं, डॉलर सबसे महंगा नहीं है। कुवैत की दिनार वो सबसे महंगी है। $1 में 80 रुपये आते हैं और कुवैती दिनार में इस समय लगभग 260 के करीब रुपये आते हैं। तो ये भी एक सवाल है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट के बारे में। तो डॉलर में हर देश की जीडीपी निकाली जाती है और आप जानते हैं कि ये जो जीडीपी होती है ये लगभग बिलियंस डॉलर में निकाली जाती है। बिलियन डॉलर का मतलब समझते हो? नहीं समझते? चलो ये भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। 10 लाख से कितना बनता है? 1 मिलियन। ठीक है, ये अमेरिका में कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। 10 लाख रुपए या 10 लाख डॉलर का मतलब $1 मिलियन। 1000
मिलियन का मतलब होगा 1 बिलियन। अब समझ में आया? अगर इसे हमारे तरीकों से देखो तो 1 बिलियन में 100 करोड़ आते हैं। 1 बिलियन रुपीस मतलब 100 करोड़, 1 बिलियन डॉलर मतलब 100 करोड़, और 1000 बिलियन का मतलब हो जाता है 1 ट्रिलियन। आया कुछ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बड़े अमाउंट को? अगर आप रुपए में कैलकुलेट करना चाहो तो 1 बिलियन डॉलर में अगर 1 डॉलर 80 रुपए के बराबर देखा जाए तो 1 बिलियन डॉलर में 8000 करोड़ रुपए आ जाए। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ नहीं, 8000 करोड़। और कुछ लोगों के पास तो इतनी प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं मुकेश अंबानी लगभग 100 बिलियन डॉलर। अब सोचना 100 बिलियन डॉलर कितना होगा। और जेफ बेजोस, इलॉन मस्क 200 बिलियन डॉलर। होगी तो होगी नहीं। लेकिन अगर देश की जीडीपी की हम बात करें कि कोई देश कितना अमीर है, तो अधिकतर देशों की जीडीपी वो बिलियन डॉलर्स में रहती है। जैसे पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जीडीपी की बात करता हूं, तो पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास। हमारे देश की बात की जाए तो हमारा देश जो है वो जीडीपी के मामले में दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पर आता है। और 5वें 6ठे नंबर पर आता है। हमारी जीडीपी कितनी है? हमारी जीडीपी लगभग 3000 बिलियन डॉलर या 1000 का 1 ट्रिलियन बन जाता है, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर के। थोड़ा कम ज्यादा इसमें होता रहता है, वो तो आप रोज नेट पे चेक करोगे, रोज बदल जाएगा। तो 3 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड हमारी जीडीपी है इंडिया की। इसके आसपास ब्रिटेन की है, इसके आसपास फ्रांस की है। हम तीनों में कभी कोई आगे कभी कोई पीछे होता है। फिर हमसे ज्यादा हो जाती है जर्मनी की। जर्मनी की लगभग 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास, ट्रिलियन डॉलर से। फिर जापान आता है तीसरे नंबर पर। जापान की जो जीडीपी है वो लगभग 5.5 ट्रिलियन डॉलर। और फिर दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना की जीडीपी इस समय लगभग 16 ट्रिलियन डॉलर। अब आप अंदाजा लगा सकते हो चाइना हमसे कितना। एक जमाना था 1990 के आसपास का, चीन जो था वो इंडिया के आसपास ही, वो कोई खास आगे नहीं था। वो बस ये समझ लो वो 20 था, हम 19 थे। और आज के टाइम में वो 25 है, हम 19 से 20 ही हुए। यानी कहने का मतलब ये है उसकी जीडीपी हमसे कितनी 5 गुना आगे बढ़ गई। और नंबर 1 पे तो खैर अमेरिका ही है आज की, उसकी जीडीपी लगभग 22 बिलियन डॉलर। तो इस तरीके से देशों की जीडीपी देखी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये तो बाद में बात करेंगे। अभी जो मेरा मकसद था आपको बताने का वो ये था कि जीडीपी भी जो होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा होता है। आया समझ? तो चलिए फिर आज की बात करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा पढ़ने का मकसद था बैंकिंग के बारे में। बैंक किस तरीके से काम करते हैं, बैंक को फायदा क्या होता है। ये जो लाखों करोड़ों का बैंक बिजनेस करते हैं, तो ये लाखों करोड़ों का बिजनेस कैसे होता है। और आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे बैंक बर्बाद हो रहे हैं, वो नुकसान हो जाता है और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। नीरव मोदी मत गया बैंक के पैसे लेकर, विजय माल्या मत गया, तो ऐसा कैसे हो जाता है। आप जाओगे आपको तो पैसे देगा नहीं, उन्हें क्यों दे देता है।
एक्चुअल में दरअसल बैंक की इनकम कैसे होती है? बैंक सबसे पहले तो देखिए, ये जितने भी आपके आसपास बैंक हैं ये सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो पीएनबी हो गया, चाहे वो एसबीआई हो गया, चाहे वो ये सेंट्रल बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, इनका मकसद होता है प्रॉफिट का। अब ये जो बैंक्स होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे पुराने टाइम में साहूकार काम करते। अब साहूकार कैसे काम करते थे? आप उनके पास जाइए, उन्हें पैसे दीजिए और वो आपके पैसे रखेंगे और बदले में आपको ब्याज भी देंगे। एक सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो सेविंग अकाउंट पर आपको लगभग 4% का ब्याज मिलता है, ठीक है। अब बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखता, उसका क्या फायदा अपने पास रखने में? आपको ब्याज भी देगा, आपके पैसे को सेफ भी रखेगा। बैंक उस पैसे को लोन पर दे देता है किसी और के साथ, जिसे वो लोन पर देगा, बैंक उससे चार्ज करता है लगभग 12% का, 8 नहीं 12% का, लगभग अराउंड। किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, अलग अलग स्कीम होती है, एवरेज वो लगभग उससे 12% का ब्याज। बीच के जो बचे 8% वही बैंक का प्रॉफिट। अब आपसे 100 रुपये बैंक में, मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक में जमा करे, बैंक के पास 100 रुपये आया आपसे, 4% एक साल में, यानी आपको वो 4 रुपये देगा 100 रुपये पर, 104 रुपये एक साल में। लेकिन उसी पैसे को वो लोन पर दे देगा और दूसरे इंसान से लेगा 112 रुपये, यानी बीच के 8 रुपये वो बैंक का हो गया प्रॉफिट। और जब लाखों करोड़ों में ये काम होता है तो सोचो कितना प्रॉफिट होता है। इसलिए बैंक को इतना प्रॉफिट होता है और इसलिए बैंक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास लोग पैसे जमा करना है, ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आए, और फिर ये भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन बांटा जाए, क्योंकि लोन बांटा जाएगा तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। आए समझ में बैंक कैसे काम करता है? हमारे यहाँ जो बैंक होते हैं, मतलब कमर्शियल बैंक, उसमें उसके बारे में थोड़ी और डिटेल से बात करते हैं। कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आता है, मान लीजिए किसी बैंक के पास 1000 रुपये आए, ठीक है, उसके पास डिपॉजिट होगा। अब डिपॉजिट होने आए तो कमर्शियल बैंक, जिसे बोला जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक तो चाहेगा कि पूरे 1000 रुपये को लोन पर दे दिया जाए, जाहिर सी बात है, तभी तो उसका फायदा होगा। लेकिन अब दिक्कत ये आ जाती है यहाँ पर सबसे बड़ी, कि अगर 1000 रुपये को लोन के तौर पर दे दिया गया और लोन जमा करने वाले, मान लो 1000 एक ने नहीं जमा कराया, कई लोगों ने मिलकर जमा कराया, जमा करने वाले अगले दिन वापस आ गए पैसे मांगने। आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हो तो ये थोड़ी ना कहते हो कि हाँ इतने दिनों तक रखूंगा, वो तो जब आपका मन करे, जब जरूरत पड़े आप वापस निकाल सकते हो। हाँ, एफडी एक अलग चीज होती है जिसमें फिक्स टाइम रहता है कि 5 साल या 3 साल। सेविंग अकाउंट में तो ऐसा नहीं रहता। तो सेविंग अकाउंट में अगर आपने पैसा जमा किया और पैसा वापस मांगने के लिए लोग आ गए तो बैंक कहां से देगा? अब ये भी एक समस्या आ गई। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक ने ये डिसाइड किया सारे तो पैसा वापस मांगने आएंगे, थोड़े से लोग पैसा वापस मांगने आते हैं। तो एक काम करते हैं, एक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अंदाजा लगा लेते हैं कि एक दिन में कितने लोग पैसा वापस मांगते हैं, उतना पैसा बचा लो और बाकी पैसा सेफली फिर उधार दे। अब कुछ देशों में ये डिसाइड करना कि कितना पैसा लोग बैंक को बचाना सेफ रहेगा, ये कुछ देशों में बैंक खुद डिसाइड करते हैं। हमारे देश में बैंक खुद डिसाइड नहीं करते। हमारे देश में आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो सभी बैंकों का बैंक है। आरबीआई के बारे में भी इस क्लास में आप पढ़ेंगे डिटेल में, और आरबीआई क्या करता है, कैसे बना और कैसे चलता है। तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया, आप एक काम कीजिए, अभी ध्यान रखना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू वो बाद में बताऊंगा, कि आप 10% पैसा बचाकर रख लीजिए और बाकी पैसा आप लोन को दे दीजिए। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड रिजर्व जो हो गया वो हो गया 10%। 1000 रुपए का 10% कितना हो गया? 100
₹100, यानी ₹100 बैंक ने बचा लिए। अब बैंक के पास कितने बचे? बैंक के पास बचे ₹900, जिन्हें बैंक आसानी से लोन पर दे सकते। यहाँ तक कोई बात दिक्कत है इसमें? इतनी बात समझ में आई? हालांकि आगे जो मैं समझाऊंगा उसमें आपको मेन पॉइंट ही याद रखने हैं, इतना डिटेल में नहीं समझना। आपको कोई सिर्फ इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं देना, आपको पीसीएस या यूपीएससी के हिसाब से तैयारी है। तो इतना भी मैं आपको बता दूंगा क्या चीजें आपको याद रखनी है क्या। अब यहाँ पे होता क्या है कि बैंक के पास कोई ₹900 का लोन लेने आया और बैंक ने उसे लोन दे दिया। अब बैंक फिर यहाँ पे एक खेल खेलता है, और वो खेल क्या खेलता है? वो ये सोचता है कि जो लोन लेने आया वो भी थोड़ी ना एक साथ लोन ले पैसे निकालेगा। अक्सर बैंक लोन भी ऐसे देते हैं, आप बैंक के पास लोन लेने जाओ तो बैंक आपको सीधा कैश देने की बजाय आपके नाम का अकाउंट खोलेंगे, उसमें पैसे जमा कर, अब आपको जितनी जरूरत है उसमें से लेना। तो यहाँ पे बैंक फिर ये सोचता है कि जिससे हमने लोन दिया वो भी एक साथ पैसे नहीं निकालेगा। अब उसे लोन दे दिया, उसके नाम का अकाउंट खोल दिया, तो अकाउंट कोई लोकल तो है नहीं कि ₹900 उसमें जमा कर दिए, उसके नाम पे ही तो चढ़ाए हैं, पैसे तो अभी हमारे पास ही हैं। तो एक काम करो, जैसे ये जिन लोगों ने पैसे जमा करे थे वो 10% ही निकालने आते हैं, उनके लिए 10% पैसा रख लिया। तो ऐसा क्यों नहीं करें हम कि जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए भी 10% बचा कर रख लें और ₹90 उनके लिए बचा कर रख लेते हैं। एक बार में वो ₹90 निकालेगा लगभग, और बाकी कितने बचे? बाकी बचे ₹810, वो फिर से हम किसी और को लोन पे दे सकते हैं। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आई समझने में? आप कहोगे एक साथ आ गए तो पूरे ₹900 निकाल लिए तो ऐसा नहीं है। ये बेसिक थीम है कि बैंक के पास इतने रुपए होंगे, बैंक और भी फंड मैनेज करके रखता है कि कभी जरूरत से ज्यादा निकालने आ गए तो उन्हें दिए जा सके। लेकिन बेसिक थीम ये रहती है, अब ₹810 वो फिर किसी के नाम पे चढ़ा देगा। ₹810 उसने फिर किसी के नाम पे चढ़ा दिए, तो जिसे ₹810 का लोन दिया उसके बारे में भी बैंक यही सोचेगा कि यार ये भी तो एक बार में 10% ही निकालेगा। तो इसके लिए भी हम ₹81 बचा के रखते हैं और बाकी ₹729 फिर हमारे पास बचे, फिर किसी और को लोन दे, और यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। आप जानते हैं बैंक के पास अगर ₹1000 आए तो बैंक कुल मिलाकर 10,000 का लोन बांट देता है। यानी इस तरीके से बैंक इकोनॉमी में ₹1000 के 10,000 बना देता है। आप जानते हैं कि नोट का काम क्या होता है? नोट का काम ये नहीं कि अगर देश में ₹100 हैं तो ₹100 का ही ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन तो बहुत हो सकते हैं। मेरे पास अभी एक वो आया था मैसेज, शायद कभी आपके पास भी आया होगा, कि एक इंसान एक ऐसे गांव में गया जहां बहुत गरीबी और हर कोई कर्जे में दबा हुआ था। वहां पर एक होटल था, तो वहां पर जाकर उसने होटल मालिक के डेस्क पर ₹500 रखे कि ये लो एक दिन का किराया, लेकिन किराया अभी दे दिया, पहले मैं कमरा देख लेता हूँ, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। उसने कहा हाँ तुम कमरा देख लो। अब इससे पहले वो कमरा देखने गया, वो वापस आया, होटल मालिक ने सोचा ₹500 आए, पहले इसे पकड़ो, और वो तेजी से गया और जिससे वो दूध लेता था दूध वाले को दिया है कि भाई ₹500 मेरे ऊपर उधार थे, ये ले अपने ₹500। दूध वाले ने क्या काम करा? जिससे वो गाय भैंसों के लिए चारा लेता था उसके ₹500 उस पर उधार थे, वो चारे वाले को दिया है। चारे वाले ने क्या काम करा? वहां वो जहां से राशन लेता था उस पर राशन के उधार थे, वो राशन वाले को दिया है ₹500। राशन वाले ने क्या काम करा? वो कभी कभी उस होटल में जाकर रुकता था, वो उस होटल वाले के उधार थे ₹500, वो होटल वाले को जिसके यहाँ से बात शुरू हुई थी उसे दिया है ₹500 कि मेरे उधार थे ये लो, और वही टैक्स होटल वाले ने रख दिए। इतने वो कस्टमर ऊपर से उतर कर आया, उसने कहा भाई मुझे कमरा पसंद नहीं आया, मेरे ₹500 दो, और वो चला गया। अब 500 का नोट उस पर ही वापस चला गया और सबके उधार पूरे हो। तो एक नोट से कितनी सारी ट्रांजैक्शन होंगी? अब यही सिस्टम मान लो नोट ना हो, चेक हो, और वही बैंक करते हैं, चेक इश्यू करते हैं।
बैंक इसी तरीके से 1,000 रुपए से 10,000 रुपए का उधार मांगता है। तो बैंक जो होते हैं वो इकोनॉमी में बहुत सारी मनी बना देते हैं। इस तरीके से बैंक वर्क, 1,000 रुपए उनके पास आए, 10,000 रुपए तक का लोन। क्या इतना समझ में आया? अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको अभी बताऊं। ये समझ में आया? ये जो मेन बात यहाँ पर किस चीज की है? इसकी, ये जो आर मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व, कि कितना रिजर्व बैंक को रखना जरूरी है। हमारे देश में ये आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना रिजर्व बैंक को रखना जरूरी है। इसका पूरा नाम है CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? ये आपको याद रखना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो, इसे लिखो। नहीं, अभी बताओ, देखो पहले से। तो कैश रिजर्व रेशियो ये होता क्या है? ये आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक्स के पास जितना भी कैश आया, जितना भी डिपॉजिट आया, उसका एक फिक्स परसेंट बैंक को जमा करके रखना होगा आरबीआई को। जैसे यहाँ पे उसने कहा ना, आप सारा नहीं उधार दे सकते, बैंक तो ये चाहेगा सारा उधार दे दो जितना आया, लेकिन आरबीआई ये कहता है आप सारा उधार नहीं दे सकते, आपको एक फिक्स परसेंट वो जमा करके रखना पड़ेगा आरबीआई। तो ये भी ध्यान रखना कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसका एक फिक्स परसेंट बैंक को आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, कैश की फॉर्म में ही। यानी और वो ये नहीं कह सकता कि ठीक है मुझे 100 रुपये जमा करने हैं तो चलो 100 रुपये का सोना है ये रख लो, कैश की फॉर्म में। ये लिख लो इसके सामने। बैंक की कुल जमा का बैंक की कुल जमा का एक निश्चित अनुपात जो कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। लिख लिया? जो हमारे देश में कुछ वो बने हुए हैं बैंकिंग रेगुलेशन, यानी हमारे देश में कुछ कानून बने हुए हैं, उस कानून के हिसाब से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से CRR मैक्सिमम हो सकता है 15% और मिनिमम हो सकता है 3%। ये लिमिट भी लिखी, मैक्सिमम 15% और मिनिमम 3%। क्या? बैंकिंग रेगुलेशन है। इस समय जो CRR चल रहा है वो चल रहा है 4%, ठीक है। लेकिन 4% से कैलकुलेशन करनी मुश्किल थी, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 10% बताया। वैसे CRR चल रहा है 4%। अब CRR बड़ा असर डालता है बैंक की उधार देने की क्षमता।
मैंने यहाँ पे जो 10,000 लिखा वो पता है कैसे लिखा है, इन सब चीज़ों को जोड़ दो, इन सब, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 चीज़ें, फिर मैंने यहाँ पे 10,000 कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही आइडिया लगा लिया एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर बैंक का CRR इतना रहेगा तो बैंक कितना लोन दे सकता है। जैसे अगर बैंक का CRR 10% है तो मुझे पता है कि बैंक के पास 1,000 रुपये है तो बैंक 10 गुना तक लोन दे सकता है, और 10 गुना कितना होंगे 1,000 का, ये एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है 1/CRR, यानी इसका मतलब ये हो गया कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है और CRR की परसेंटेज आपको पता हो तो आप बता सकते हैं बैंक कितने गुना तक लोन दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए CRR कितना है हमारा 10%, मतलब इसके हिसाब से CRR है 10%, तो 10% के हिसाब से 1/CRR 10 और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इससे से काट दोगे तो ये आपका आ गया 10। 10 का मतलब 10 टाइम्स, यानी बैंक 10 गुना तक लोन दे सकता है। अगर बैंक के पास 1,000 रुपये आया है तो बैंक कितने रुपए तक का लोन दे सकता है, 10 गुना 10,000। 5,000 आए तो कितने रुपए तक का लोन दे सकता है, 50,000। 10,000 आए तो 1 लाख तक का लोन दे सकता है। चलिए एक काम करते हैं, CRR की वैल्यू बदल के देखें। CRR मान लीजिए 10% के बजाय 20% कर दिया 1/20, तो यह कितना हो जाएगा भाई, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो 5 गुना तक लोन दे सकता है। अब 1,000 रुपये पे बैंक कितना लोन दे सकता है, 5,000, 10,000 को 50,000। तो जब ये 10% था आपका CRR तो बैंक दे सकता था कितना मैक्सिमम लोन, 10 टाइम्स। जब ये 20% हो गया तो 5 टाइम्स। चलो CRR को कम कर लो, 5% कर लो, तो CRR अगर 5% हो गया तो बैंक कितना लोन दे सकता है, 20 टाइम्स। अब बैंक के पास अगर 1,000 रुपये आए तो बैंक कितना लोन दे सकता है, 20,000, यानी 20 गुना तक। अब जरा देखो कि बैंक CRR और बैंक की उधार देने की क्षमता में कैसी रिलेशन है, इनवर्स। ये भी आपका एक सवाल है कि इसे लिख लीजिए कि CRR और बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी यानी उधार देने की क्षमता में विपरीत संबंध होता है। CRR कम होगा तो बैंक ज्यादा लोन दे सकता है, और CRR ज्यादा होगा तो बैंक कम लोन देगा। इस तरह के सवाल आपके जरूर आ जाते हैं कि CRR कम कर दिया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में अब बैंक ज्यादा लोन दे पाए, ठीक है। अभी बात अधूरी है, जब लिखी हो तो बता। लिख लिया, तो लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। और पता है अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कितने पैसे हैं या कितनी मुद्रा है देश में, कितनी मात्रा में आप कह सकते हैं लोगों के पास क्रय शक्ति है, ये बैंक की उधार देने की क्षमता पर डिपेंड करता है। बैंक जितना ज़्यादा उधार दे पाएंगे ये माना जाएगा लोगों के पास उतनी ही ज़्यादा मुद्रा है। बैंक जितना कम उधार दे सकते हैं तो ये माना जाता है कि लोगों के पास उतनी ही कम मुद्रा। तो CRR जो हमारा है अगर वो बढ़ा दिया जाए तो बैंक की उधार देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और देश में मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाएगी। ये भी आगे लिख लीजिए, मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी।
इसके विपरीत तो आप समझ ही गए होंगे कि सीआरआर अगर बढ़ा दिया जाए, सीआरआर कम कर दिया जाए तो क्या होगा, बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे, और ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो देश में मुद्रा की मात्रा भी ज़्यादा। बिल्कुल, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर या सात गुणा। क्या होता है? सात गुणा। इसका मतलब इस फॉर्मूले का से यही पता चलता है कि बैंक कितनी क्षमता से उधार दे सकता है। तो 7 गुणा या क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/CRR होता है। इससे ये पता चलता है कि बैंक कितनी मात्रा में लोन दे सकता है। तो इस फॉर्मूले का नाम भी लिख लीजिएगा, ये मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब देश में कई बार क्या होता है कि आजकल भी आप सुन रहे होंगे, न्यूज वगैरह तो देखते ही होंगे, न्यूज देखते हो आप लोग? हाँ, अच्छा, कल से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा चल रही है? तो पीसीएस आपको बनना है पापा को, तो फिर आप क्यों नहीं देखते? मैंने कल, आप शायद नहीं आए थे, आए थे, तो मैंने कल आपको बताया बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप सिर्फ पढ़ते रहो, यानी पढ़ाई करो लगकर बैठकर, उसमें से नहीं आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी एक जनरल नॉलेज से आ जाती हैं, जो आपको पढ़ने से नहीं, यही बस अपने आँख कान नाक खुले रखने की वजह से आपको पता है। जैसे ऑपरेशन गंगा, इसके बारे में पता है? हाँ, बिल्कुल सही। आजकल भी एक बड़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, कल से ज़्यादा चल रहा है, देखी किसी ने न्यूज़? हाँ, ईडी के ऊपर भी चल रहा है। अच्छा, ईडी के बारे में काफ़ी बातें चल रही हैं। संजय राउत महाराष्ट्र में, उसे पकड़ लिया ईडी ने। ईडी का मतलब क्या होता है, जानने की कोशिश करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निर्देशालय। क्या करती है ये, क्या एजेंसी है? जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी कि जो बात आपको नहीं पता है वो जानने की अपने आप अंदर इच्छा करे, तो तब तक आप इस तरह के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत टफ कंपटीशन होता है। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए अपने आप। आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, आप में से मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा जिसके पास मोबाइल ना हो और इंटरनेट के साथ ना हो। तो उसमें गूगल नाम की एक चीज़ होती है, उस पर जाया कीजिए, तुरंत सर्च किया कीजिए। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये इसके ऊपर जिम्मा है, ये केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसके ऊपर 2-3 कानूनों को लागू कराने का जिम्मा, जिसमें से 2 कानून हैं, एक फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा होता है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी ईडी की है। फेमा एक ऐसा कानून है जो विदेशी मुद्रा के लेन देन से संबंधित है। आप दूसरे देश को कोई सामान बेचो, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आए, उससे संबंधित कानून है फेमा। अब अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो ईडी का छापा पड़ता है। या मनी लॉन्ड्रिंग, आपने काला धन कमाया और उसे आप सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं या काला धन कमा भी रहे हैं, तो उसके लिए कानून बना हुआ है PMLA, और PMLA कानून जो है उसका पालन कराने की जिम्मेदारी भी ईडी के ऊपर।
तो ये इतनी बातें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ये भी इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है, दोनों कामों के बारे में। ईडी एक खुद ऐसी संस्था है जो इकोनॉमिक्स में जिसको बारे में आपको पढ़ने के लिए मिले। तो खैर अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा था न्यूज़ के बारे में, और न्यूज़ की बात क्यों शुरू? अच्छा, टॉपिक चल रहा है, उससे पहले भी कोई बात चल रही है। वो एक तो चाइना और ताइवान का टॉपिक चल रहा है, सुना है आपने? जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, दो एक ऐसे देश जिसमें एक बहुत बड़ा देश रूस, एक छोटा देश यूक्रेन, और दोनों के बीच दोनों दुश्मन, कट्टर दुश्मन युद्ध शुरू हो गया। अब एकदम एक ऐसा जो युद्ध है वो मतलब शुरू होने की संभावना है चाइना और ताइवान के। वो भी दोनों की सिचुएशन ऐसी है, चाइना एक बहुत बड़ा देश और ताइवान एक छोटा सा देश, और जिनके बीच में बेहद टाइम से टेंशन चली आ रही है, तो एकदम पक्की दुश्मनी। एक दुनिया में पॉलिसी चलती है, पॉलिसी क्या चलती है कि या तो आप चाइना से संबंध रखिए या ताइवान से संबंध। ऐसा कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, आप दोनों देशों से संबंध नहीं रख सकते। हाँ, एक ही चाइना है, या तो चाइना या ताइवान। आप कहेंगे ताइवान तो ताइवान है, चाइना क्यों होगा? तो दरअसल उसका कुछ इतिहास ऐसा है कि ताइवान अपने आप को कहता है मैं चाइना हूँ, और चाइना अपने आप को कहता है कि मैं चाइना हूँ। आप जानते हैं ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है? ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक चाइना, पीआर। तो RRC तो पीआर। तो चाइना ये कहता है कि या तो आप ताइवान से संबंध रखिए, फिर हमसे कोई संबंध नहीं होगा, हमसे संबंध रखेंगे तो ताइवान से कोई संबंध नहीं होगा। अमेरिका ने भी वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रखा है, और क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है, चाइना के साथ संबंध रखने जरूरी है व्यापारिक नजरिए से भी, तो अमेरिका ने भी चाइना के साथ ही संबंध रख रखे हैं। लेकिन ताइवान को वो सपोर्ट पूरी करता है। वो ये तो कहता है कि हमारी नज़रों में ताइवान एक देश नहीं है, लेकिन फिर भी सपोर्ट पूरी है। अगर चाइना वो ताइवान पर हमला करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका ताइवान की तरफ से लड़ेगा, वो ये कहता है। और अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसकी चीफ हेड, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर जिसे कहा जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष, तो अमेरिका की पार्लियामेंट की हेड वो कल ताइवान में गई, और किसी अमेरिका के इतने बड़े नेता का ताइवान जाना यानी ये दिखाता है कि अमेरिका ताइवान को एक देश के तौर पे मान रहा है। और इस बात से चाइना एकदम भड़क गया है, वो धमकी देने लगा है कि अमेरिका को इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़े। तो कल से ये मुद्दा ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ चैनल से कि जैसे यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ उस तरीके से ताइवान और चाइना में युद्ध हुआ। हमारा देश भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है और ताइवान से कोई संबंध नहीं रखता, और ताइवान से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन ताइवान को सपोर्ट जरूर करता है। और आपको मैं बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि ताइवान है कहाँ और चाइना कहाँ है। अगर आप इस मैप में देखें तो चाइना कितना बड़ा है, इसके पास बस एक छोटा सा आइलैंड ये वाला, ये ताइवान। तो दोनों देशों में आपस में लेकिन दुश्मनी है, और ताइवान कहता है हम चाइना, और चाइना कहता है। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता दूं, थोड़ी इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। ताइवान पर 1895 में कब्जा कर लिया था जापान। पहले तो जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो ताइवान और चाइना, जो मेन चाइना है, मेनलैंड चाइना, उस पर एक ही राज्य था। 1895 में जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया और ताइवान जापान का हिस्सा हो। फिर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जापान उसमें हारा, तो जापान ने वो वापस चाइना को दे दिया। अब जब चाइना को दे दिया ताइवान, तो चाइना में उस समय एक इंसान की सरकार थी जिसे बोला जाता था KMT, शॉर्ट फॉर्म
क्यूमिनतंग उसका नाम था वैसे, तो आप शॉर्ट फॉर्म में KMT मान। उस समय चाइना में लोकतंत्र हुआ करता था हमारी तरह, 1911 में लोकतंत्र आया था वहाँ पर। और 1949 में वहाँ पर एक आंदोलन हुआ बहुत बड़ा, उसे मान लीजिए सिविल वॉर। वहाँ की जनता ने वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जनता ने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उनका लीडर था माओ जेडोंग, और उस पार्टी ने अपनी आर्मी का नाम रखा पीपल्स रिपब्लिक चाइना। और उसने सरकार के खिलाफ युद्ध किया, और इतनी बड़ी वो आंदोलन हुआ कि वहाँ की सरकार को भागकर जो बराबर में ताइवान आइलैंड था वहाँ पर आ गई, और मेन चाइना पे अधिकार हो गया माओ जेडोंग। और तब से वहाँ पर 1949 से उसी पार्टी की सरकार चली आ रही है। आज भी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार। उस समय भी उस पार्टी ने यानी माओ जेडोंग ने कोशिश करी कि जो सरकार यानी KMT भगकर ताइवान पहुंच गया, वहाँ पर उसे हराया जा सके, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा अलग पड़ गया था समुद्र में, इस वजह से वो उसे हरा नहीं था। और वहाँ पर तब से उसी की वो चली आ रही है, मतलब वो ताइवान में लोकतंत्र चला आ रहा है और मेन चाइना में लोकतंत्र नहीं। तो ताइवान ये कहता है, ताइवान की सरकार, कि हम असली सरकार हैं। वो तो इन्होंने आंदोलन करके असली सरकार को उखाड़ फेंक दिया, हम यहाँ पर आकर सेटल हो गए। वो एक गैर कानूनी कब्जा है जो चीन में सरकार है। चीन ये कहता है कि हम असली सरकार हैं और ये ताइवान भी हमारा हिस्सा। अब मतलब समझ में आया कि क्यों विवाद है। ये मान लो जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में 2 पार्टी होंगी और एक पार्टी आंदोलन करे और इतनी ताकतवर हो जाए कि जिस पार्टी की सरकार है उसे अंडमान निकोबार भग जाना पड़े। अब अंडमान निकोबार में उसने अपनी सरकार बनाकर चलाई और ये कहा कि असली सरकार तो हमें, ये तो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे कब्जा करके शासन चला। और जिस पार्टी ने यहाँ इंडिया पे मेन पे कब्जा कर लिया वो ये कहे कि अंडमान निकोबार हमारा हिस्सा है। तो दोनों में आपस में लड़ाई चलती रहेगी। यही ताइवान और चाइना। ताइवान का ओरिजिनल नाम आज भी, मतलब ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि चाइना का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक चाइना। वन चाइना पॉलिसी ये क्या होती है कि आप एक ही चाइना से संबंध रखेंगे, एक ही चाइना को मान्यता देंगे। और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन जिसमें सभी देश शामिल हैं दुनिया के, ताइवान आज भी उसका हिस्सा है, क्योंकि चीन ने उसे ताइवान को उसका कभी हिस्सा बनने ही नहीं दिया, क्योंकि चीन ये कहता है वो कोई अलग देश है। अब थोड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र भटककर वो करंट अफेयर्स का आ गया था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, अपने आँख नाक कान खुले रखने चाहिए। बात चल रही थी न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते, और ये बात शुरू क्यों हुई? नहीं वो तो बाद में आएगी, अब क्यों शुरू हुई? खैर न्यूज़ में 7 CRR ये अधिकतर, हाँ बात चल रही थी महंगाई के बारे में। आजकल मैं आपको जो बताने जा रहा था कि न्यूज़ चैनल्स में महंगाई की बड़ी चर्चा हो। अब महंगाई की यहाँ पे क्यों बात मैं कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि महंगाई सरकार जैसे भी निकालती है तो महंगाई को कंट्रोल करने के सरकार के पास कुछ तरीके होते हैं, जिससे सरकार कोशिश करती है महंगाई को कंट्रोल किया जाए या मंदी को कंट्रोल किया जाए। महंगाई और मंदी दोनों एक दूसरे की अपोजिट बातें हैं। महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन और मंदी को बोलते हैं डिफ्लेशन। इसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़ोगे। लेकिन महंगाई होती क्या है बताइए? हाँ, अरे ये तो समझना बड़ा आसान है। महंगाई जब चीज़ों के रेट बढ़ते जाएं, इसके ऊपर तो गाने भी बनते रहे हैं, हर समय महंगाई महंगाई लोग कहते रहते हैं।
कि बड़ी महंगाई है। तो जब चीज़ों के रेट बढ़ते जाते हैं तो उसे कहते हैं महंगाई। लेकिन क्या कभी इससे सही बताना कोई असर पड़ा? पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, मुझे याद है 36 रुपये का हुआ करता था, आज 100 रुपये का है। क्या बाइक कम हुई और बढ़ी? क्या दूध के रेट एक टाइम था 12 रुपये लीटर आया करता था और आज वो 50-55 रुपये लीटर है। लोगों ने दूध पीना बंद किया क्या या कम कर दिया? हो पहले से ज़्यादा वो यूज किया जाता है। सोना कितने रुपए तोला? 52-50 हज़ार रुपये तोला। और मुझे अच्छी तरीके से याद है 2004 के आसपास की बात है, आज से 18 साल पहले की, लगभग 4 या 5 हज़ार रुपये तोला, 4 या 5 हज़ार रुपये। लेकिन आपको क्या लगता है सोना खरीदना लोगों ने कम किया? सोना अगर कम करते तो सोना की दुकानें बंद हो जाती, आज ज़्यादा ही होगी, पहले से कम नहीं। महंगाई होती ही पता है किस वजह से है? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे, भाई ज़्यादा पैसे होंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ें सीमित हैं तो महंगी होगी। भाई मान लो पानी की बोतल है 2 और आप इतने सारे लोग हैं, सबके पास जेब भर के पैसा है, सबको प्यास लगी। बेचने वाला क्या करेगा? 20 रुपये की बोतल है, वो उसके 200 रुपये मांगेगा। आप सारे 200 की देने के लिए तैयार हैं तो 400 मांगेगा। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई का मतलब ये होता है लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। लेकिन इसे हमेशा अच्छा साइन मत समझें। महंगाई को परसेंटेज में नापा जाता है, 3-4% के करीब महंगाई हो तो वो सही होता है। एकदम से अगर महंगाई 3-4% से बढ़कर वो 8-9% हो जाती है या डबल डिजिट में आ जाती है 10-11%, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। इस बात समझ, जब जरूरी चीज़ों पे भी महंगाई बढ़ जाए, मान लो कि आपके पास बाइक खरीदने की इतनी महंगी हो गई कि आपके पास पैसे कम है तो नहीं खरीद रहे, छोड़ो, पैदल चल लेंगे। लेकिन जब खाने की चीज़ों पे भी महंगाई बढ़ जाए तो भूखे तो नहीं रह लेंगे। मान लो अब मैंने बताया 2 ही बोतल है, 400 रुपये की हो गई, 500 की हो गई, तो मिलेगी तो 2 को ही, बाकी बेचारे तो प्यासे रह जाएंगे। तो महंगाई एक लिमिट तक रहे तो ठीक है अर्थव्यवस्था के लिए, यानी लोगों के पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदायक है। अब महंगाई होती किस वजह से? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा, वैसे एक और वजह होती है, उसके बारे में अभी हमें बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, यानी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उस वजह से आप कह सकते हैं महंगाई बढ़ी। ठीक है, मंदी क्या होती है? मंदी, हाँ बिल्कुल, वजह तो आपने बिल्कुल ठीक बताई। अब सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मैं, जब चीज़ों की कीमतें गिर रही हैं, अब कीमतें गिर रही हो तो अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा, सस्ती चीज़ें मिलेंगी। आप जानते हैं कि आज़ादी के टाइम पर 1945 में 1 रुपये में 1 किलो घी आ जाता था, देसी। अब ऐसा नहीं कि ये भी मुझे याद है, इतना पुराना नहीं है, ऐसा मैंने सुना कि आज़ादी के टाइम पर 1 रुपये में 1 किलो देसी घी आ जाता था। तो वो अच्छा टाइम था, लोग अमीर थे। देसी घी तो छोड़ो, उस समय सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इतनी सस्ते टाइम में। क्यों? क्योंकि चीज़ों की कीमतें ही तब गिरेंगी जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। भाई मान लो 2 बोतल रखी हुई है, प्यास तो सबको लग रही है, लेकिन पैसे किसी के पास नहीं है। तो जो 20 की बोतल थी, मैं कहूँगा, मैं बेचने वाला हूँ कि 18 में ही ले लो, आपके पास 18 रुपये भी नहीं है तो मैं कहूँगा 15 में ही ले लो। तो डिफ्लेशन या मंदी होती ही इस वजह से है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते, मनी सप्लाई कम होती है। तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो इन्फ्लेशन होती है, लोगों के पास कम पैसे होते हैं डिफ्लेशन होती है, इनकम कम। अब उसमें नुकसान बहुत है डिफ्लेशन में। भाई उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पानी की बोतल
भर के लाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, अब मुझे पड़ी कॉस्ट उसकी 15 रुपये रही है, लेकिन बिक नहीं रही वो 12 में भी, अगली बार से मैं लानी बंद कर दूँ। यानी जब चीज़ें सही कीमत में नहीं बिकेंगी, उनकी कीमत गिरती रहेगी, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। प्रोडक्शन करना बंद कर देगा तो मैंने एक इंसान को काम पे लगा रखा था, अब जब पानी बिक ही नहीं रहा उसे मैं निकाल दूंगा, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे पहले रोजगार मिल रहा था, इनकम हो रही थी उसकी, अब इनकम खत्म हो जाएगी, उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, यानी मार्केट में जो कुछ खरीदता वो पैसे खर्च करता, अब वो भी नहीं कर पाएगा, तो यानी फिर से डिमांड कम होगी, मंदी ऐसे सर्किल में बढ़ती चली जाती है, बड़ी खतरनाक होती है मंदी। और होती किस वजह से? जब लोगों के पास इनकम नहीं होती, पैसे नहीं होते। आएगा समझ में? अब इसे दूर करने का क्या तरीका है? महंगाई, लोगों के पास पैसे ज्यादा है, तो एक काम करो, फौरी तौर पर, फौरी यानी तुरंत राहत देने का एक तरीका है, लोगों के पास पैसे कम करो। कैसे कम करो? अब ऐसा तो नहीं कि हर रोड पे पुलिस वाले बिठा दिए जाएं, आने जाने वालों की जेबों से निकाल लिए जाएं, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता। तो मनी सप्लाई देश में कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? अब वापस यहाँ पर आते हैं, ये जो बात शुरू करी थी वो इसके लिए शुरू करी, वो सीआरआर को बढ़ा देता। अभी मैंने बताया सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंक कम लोन दे पाएंगे। लोन मनी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अधिकतर लोग लोन लेकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या चीजें जो खरीदते हैं, जैसे कार बाइक, लोन लेकर ही। तो लोन जो होता है वो मनी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब बैंक खूब लोन दे रहे हैं, महंगाई हो रही है, तो महंगाई कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? वो बैंक को मजबूर कर देगा कि वो कम लोन दे पाए, जिससे मार्केट में मनी कम रिलीज हो। और इसके लिए वो क्या करेगा? सीआरआर बढ़ा। सीआरआर बढ़े देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कम। आया समझ में? तो इसे चाहो तो आप इस तरीके से लिख लीजिए कि इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है? सीआरआर बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? बैंक कम लोन दे पाएंगे, और बैंक कम लोन दे पाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो कई बार सवाल में आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कि इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई क्या करेगा? तो ऑप्शन में अगर सीआरआर बढ़ा देगा तो वो बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, ये तो इन्फ्लेशन की बात हो गई। डिफ्लेशन में क्या करेगा? अपोजिट कर देगा। सीआरआर क्या करेगा? भाई डिफ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो ऐसे में आरबीआई सीआरआर कम कर देता है, जिससे बैंक ज्यादा लोन दे पाए। बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, और ज्यादा पैसे आएंगे, लोन लेके खर्च करते हैं ना, तो ज्यादा पैसे आएंगे तो उससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और मंदी दूर होगा। तो मंदी में ये उल्टा कर देगा कि डिफ्लेशन में क्या होगा कि सीआरआर कम कर दिया जाएगा, तो जिससे ज्यादा लोन दिए जाएंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डिफ्लेशन वो दूर होगा। अब समझ में आया सीआरआर कितनी जरूरी चीज है और अर्थव्यवस्था किस तरीके से ये करती है। आप हर 3 महीने में आरबीआई रेट्स रिवाइज करता है,
वो डिसाइड करता है रेट बढ़ाए जाए ना बढ़ाए जाए। आप अखबार में जहाँ पर ये अर्थव्यवस्था के बारे में चीज़ें आती हैं वहाँ पर पढ़ के देखना कि अक्सर ये आपको पढ़ने में आता है, लेकिन क्योंकि जो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती उसे हम छोड़ देते हैं, तो इसलिए आज से पहले कभी आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अखबार में भी जब भी ये चेंज होते हैं अखबार में भी ये अकेली चीज़ नहीं है जिसका बैंकिंग में या फिर अर्थव्यवस्था में यूज किया जाता है महंगाई या मंदी को कंट्रोल करने के लिए। सीआरआर में तो उस तरह से एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एसएलआर, तो उसके बारे में भी आप बात कर लेते हैं। सीआरआर की तरह एक और चीज कौन सी होती है? एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? पहले एसएलआर नाम की एक बंदूक आया, आपको नहीं पता होगा, सेल्फ लोडेड राइफल बोलते हैं। मैं एनसीसी में कैडेट रहा तो इसलिए मुझे पता है, तो एसएलआर से मेरे दिमाग में वही वाली बात आती है। यहाँ पर एसएलआर का मतलब है स्टेटरी लिक्विड रेशियो, या इसे हिंदी में कहा जाए तो वैधानिक तरलता अनुपात। तो वैधानिक तरलता अनुपात या स्टेटरी लिक्विड रेशियो, ये क्या होता है? अच्छा, इससे और एसएलआर से कैसे डिफरेंट होता है ये भी जानना जरूरी। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, यानी जो आपका कैश रिजर्व रेशियो था उसमें क्या था कि बैंक के पास जितना भी वो लोन आता है, जितना भी डिपॉजिट आता है, सॉरी, बैंक उसका एक फिक्स परसेंट कैश के तौर पर जमा करके रखेगा आरबीआई। यानी अगर बैंक के पास मान लीजिए 1000 रुपए आए और सीआरआर हमारा है 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए आरबीआई के पास जमा करके रखने पड़ेंगे कैश के फॉर्म में। सर रोज 1000 रुपए आ जाए तो बैंक का रोज जाएगा? बिल्कुल, डेली बेसिस पर ये मेंटेन रखने पड़ते हैं। अब अगर सीआरआर 10% है तो इसका मतलब आरबीआई के पास उसे 10% जमा करके रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में। स्टेटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? ये एक और तरीका होता है आरबीआई का कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने का। ये भी उसने एक रेशियो बना दिया आरबीआई ने कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा उसका इतना परसेंट एसएलआर के तौर पर भी उसे रखना पड़ेगा। लेकिन सीआरआर और एसएलआर में अंतर क्या हो जाता है? सीआरआर में तो कैश की फॉर्म में ही रखना पड़ता है, एसएलआर में लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ता है, तरल संपत्तियों के अनुपात में रखना पड़ता है। अब एक और अंतर है, एक तो ये अंतर हो गया कि सिर्फ उसमें तो कैश की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा 100 रुपए, इसमें तरल संपत्तियों की फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब तरल संपत्ति में क्या क्या आता है? तरल संपत्ति में कैश भी आ सकता है आपका, तरल संपत्ति में गोल्ड भी आ सकता है, तरल संपत्ति में सिक्योरिटीज भी आ सकती है। सिक्योरिटीज यानी कोई भी प्रतिभूति, हुंडी, बिल वगैरह, ये सिक्योरिटीज। तो तरल संपत्ति का मतलब ये चीजें होती हैं, इन चीजों की फॉर्म में कमर्शियल बैंक को एसएलआर मेंटेन करता है। एक और अंतर होता है, सीआरआर जो होता है, अरे बात नहीं, सीआरआर जो होता है वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, लेकिन एसएलआर में जो उसे रेशियो मेंटेन करना पड़ता है वो बैंक खुद अपने पास जमा करता है। एसएलआर कितना है आज के टाइम में, तो ये भी आप लिख लीजिए। एसएलआर इस समय 15% से लेकर 40% के बीच में, मतलब हो सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। पंद्रह % से लेकर 40% के बीच। और इसके अलावा इस समय जो एसएलआर है वो आपका 18%।
और ये तो खैर हर बार बदल जाते हैं। जब तक आप PCS का एग्ज़ाम दोगे यानी ग्रेजुएशन करोगे तो कितनी बार बदला जा चुका होगा, लेकिन ये जो लिमिट है ये हर बार नहीं बदलती। इसे आपको याद रखना है कि 15 से 40% के बीच। अब मान लीजिए कि RBI ने डिसाइड कर दिया कि SLR जो है वो 20% है, यानी 1000 रुपये बैंक के पास आए तो 100 रुपये तो कैसे फॉर्म है उसे RBI के पास जमा करना पड़ेगा, और इसके अलावा 200 रुपये का उसे SLR भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब हाँ, 200 रुपये का SLR एक तो वो अपने पास रखेगा, RBI के पास नहीं रखेगा। दूसरा, SLR में उसे कैसे नहीं रखना, 200 रुपये का गोल्ड भी रख सकता है, सिक्योरिटीज भी रख सकता है, कैश भी रख सकता है, या मिलाकर भी रख सकता है कि इतना सिक्योरिटी, इतनी गोल्ड, इतना कैश। तो ये अंतर होता है CRR और SLR। CRR लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ता है, CRR कैश में मेंटेन करना पड़ता है, और SLR लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ता है। असर इसका सेम वही होता है बैंक की लोन देने की क्षमता पर जैसे CRR। अगर SLR बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, और SLR कम कर दिया जाएगा तो बैंक की लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। सेम असर होता है। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या किया जाता है, तो सेम किया जाता है CRR। यानी अगर इन्फ्लेशन है तो SLR भी बढ़ा दिया जाता है जैसे CRR बढ़ा था, और उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, बैंक कम लोन दे पाएगा, वगैरह वगैरह। और डिफ्लेशन है तो उसमें SLR कम कर देगा, और उसके बाद फिर वही बात कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा, डिफ्लेशन दूर होगा। तो SLR कैसे यूज किया जाता है ये भी आपको पता होगा। आया समझ? तो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ें। CRR, SLR क्या होते हैं और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है RBI के द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए जो आज की क्लास में आपकी हुई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होती हैं, रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, उसका कैसे यूज होता है, RBI के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये अभी इस चैप्टर में बचा हुआ है जो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़